अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड चैप्टर का हम लास्ट लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, जिसका ये टॉपिक का नेम है इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम देखते हैं। इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग है वो है तवाज़ुन का। मतलब कि कोई बॉडी अगर तवाज़ुन के अंदर है तो हम उसको इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। तवाज़ुन मीन कि वो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उस पर एक्टिंग जो फोर्स एक्टिंग कर रही है, फिर टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, वो उसके बावजूद क्या है, बैलेंस है। सबसे पहले हम डिफाइन देखते हैं इक्विलिब्रियम की होती क्या है। डिफाइन, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है तो हम उसको इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। और या मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो अंडर द एक्शन ऑफ द नंबर ऑफ फोर्सेस। मतलब कि एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और वो उसके बावजूद लीनियर, जो उसके बावजूद वो जो उसकी वेलोसिटी है वो कौन सी है, यूनिफॉर्म है। तो तब भी हम क्या कहेंगे, बॉडी को इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इट मींस कि यहाँ पे जो बात हुई कि इक्विलिब्रियम दो तरह से हो सकती है, या तो बॉडी रेस्ट की हालत में हो सिंपल, तो हम उसको इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं। और अगर बॉडी मूव कर रहा हो तो फिर भी कह सकते हैं इक्विलिब्रियम, तब कहेंगे जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी वो बॉडी। ये थी इक्विलिब्रियम की डिफाइन। अब हम आते हैं उसकी टाइप्स के ऊपर। तो इसकी जो टाइप्स हैं वो दो है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहली टाइप है इसकी जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसकी डिफाइन क्या है? इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में होगा, रेस्ट मीन साकन हालत में होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, तो then the body is in state of static equilibrium। तो इस केस में बॉडी हमारा जो हमारी है वो किस इक्विलिब्रियम के अंदर होगी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कोई भी ऐसी एग्जांपल आप दे सकते हैं जिसमें बॉडी मूव ना कर रही हो। तो यहाँ पे जो बुक लाइन ऑन द टेबल, एक किताब जो कि टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, उसको हम कह सकते हैं कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो सबसे पहले डिफाइन आपने सीधा से देखनी है, उसी के रिलेटेड, उसी के बराबर बिल्कुल इक्वल एग्जांपल दी जाती है जो उसके रिलेटेड हो। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन द बॉडी इज कॉल्ड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हम आते हैं सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिकल इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी, हमारे पास एक बॉडी हो जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो डायनामिकल या डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? असल चीज ये है, पहले तो वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये तो जनरल वेलोसिटी है, तो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी कि अगर एक बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले और उसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती रहे, तो हम कहते हैं कि जो उसकी वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, या कांस्टेंट वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये थी डायनामिकल इक्विलिब्रियम की डिफाइन। अब हम एग्जांपल पे आते हैं। पहली एग्जांपल देखिए, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। अगर आपके पास एक कार है जो कि यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो मिसाल बन सकती है। वो मिसाल है किस चीज की? डायनामिकल या फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अच्छा देखें, इसमें फिर लीनियर वेलोसिटी आ गया, यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी, ये समझने वाली चीज है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रही है तो फिर हम कहेंगे लीनियर वेलोसिटी। अब आपको बात समझ आ गई होगी। यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक बात। दूसरा, लीनियर का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है या स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। तो वो कार जो हमारी है अगर मूव कर रही हो लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी से, तो हम उसको कहेंगे ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल देखें, अ बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमारे पास कोई बॉडी हो तो वो रोटेट कर रहा हो, ये चीज भी आपने पढ़ी हुई है। रोटेट मीन एक ही फिक्स पॉइंट की गिर्द मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अब देखें, हमारा जो मूविंग पाथ है वो स्ट्रेट नहीं रहा। रोटेट मीन
सर्कल के अंदर या किसी एंगुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है बॉडी, तो इस केस में क्या होगा, आपकी वेलोसिटी भी लीनियर नहीं होगी बल्कि एंगुलर वेलोसिटी होगी। कौन सी? एंगुलर। तो ये आपकी एग्जांपल बन सकती है, अ बॉडी इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपके पास कोई बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो तब आप उसको किसकी मिसाल बना सकते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि डायनामिकल इक्विलिब्रियम के अंदर दो तरह से चीज आ सकती है। एक तो ये कि वो बॉडी हमारे को स्ट्रेट लाइन के ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो वो लीनियर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, तो एग्जांपल बन जाएगी। दूसरा केस क्या है मूव करने का, कि वो रोटेट कर रहा है एक ही फिक्स पोजीशन या फिक्स पॉइंट के गिर्द, तो हम उसकी रोटेशन को भी दे सकते हैं कि उसमें फिर वेलोसिटी एंगुलर यूज करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन या ऑर्बिटल मोशन के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये दोनों टाइप्स के बाद अब हम आते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर, कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कितनी है। तो वो दो कंडीशंस हैं। पहले हम स्टडी करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो तवाज़ुन की पहली शर्त है वो क्या है? द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर एक बॉडी के ऊपर जितनी की जितनी फोर्सेस अमल कर रही हूं और उनका जो सम है वो हमारे पास जीरो आ रहा हो, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो उसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई हो रही है। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। तो मतलब आपको समझ आ गया इसका कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हम कहेंगे कि जो आपके वेक्टर सम है, यानी कि तमाम की तमाम जो फोर्सेस उस बॉडी पे अमल कर रही हैं वो जीरो के इक्वल है। अब चलते हैं इसका मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। तो समेशन F इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो के ऊपर मैंने वेक्टर लिखा हुआ है, नोटेशन वेक्टर डाली हुई है। क्यों है? ऊपर आप देखें तो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, अब फोर्स आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी हम ले रहे हैं, तो उसका वेक्टर सम जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। इसी वजह से जीरो के ऊपर भी वेक्टर नोटेशन डाली है, ना भी डालें तो मसला नहीं है। अब देखिए हमारी फोर्स है जो वो दो तरह से, उसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं। क्योंकि हम स्पेस को स्टडी नहीं कर रहे, प्लेन को स्टडी कर रहे हैं, तो एक फोर्स का एक्स कंपोनेंट हो सकता है, दूसरा वाई कंपोनेंट हो सकता है, तो दोनों का सम जीरो होना चाहिए। ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, समेशन एफ एक्स जो है फोर्स का एक्स कंपोनेंट वो जीरो के इक्वल है। इसको आप कह सकते हैं सम ऑफ एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस, यानी कि वो वाली फोर्सेस जो एक्स डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रही हैं, अमल कर रही हैं, उनका सम जीरो हो। इसी तरह समेशन एफ ऑफ वाई अब इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि सम ऑफ वाई डायरेक्टली, यहां पे क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? वाई डायरेक्टली। वाई डायरेक्टली जो हमारे पास फोर्सेस हैं वो भी किसके इक्वल हैं? वो भी जीरो के इक्वल हो। तो हम कह सकते हैं कि हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उस पे अमल कर रही है। अब हम आते हैं, ये नोट आपने इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। देखिए फोर्स को भी हमने स्टडी किया है पहली कंडीशन में। अब फोर्स आप ले सकते हैं, अगर आप अपवर्ड खुद लेंगे पॉजिटिव, तो आप फोर्स आपको डाउनवर्ड नेगेटिव लेना पड़ेगी। इट मींस के फोर्स की जो एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, एक तो पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी को नेगेटिव लेंगे। अगर आप अपवर्ड नेगेटिव लेते हैं तो डाउनवर्ड फिर आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगी। तो पहला केस क्या मैंने यहाँ लिख दिया है कि अगर आप अपनी मर्जी से अपवर्ड को पॉजिटिव कहते हैं फोर्स को, कोई बॉडी हमारे पास पड़ा हुआ है उसके ऊपर अपवर्ड जो फोर्स लगेगी उसको पॉजिटिव कहेंगे, तो फिर जो डाउनवर्ड लगेगी वो नेगेटिव कराएगी। अब देखिए अब फोर्स दूसरे केस में इस तरह लग सकती है कि बॉडी के ऊपर आपकी जो है वो लेफ्ट टू राइट फोर्स लग रही है, उसको आप कह देते हैं कि ये पॉजिटिव है, खुद आप ले सकते हैं। लेकिन फिर जब आप कहेंगे कि जो राइट से लेफ्ट लगेगी फिर उसको नेगेटिव लेंगे। मतलब क्या हुआ? एक बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगी एक डायरेक्शन में, अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हैं तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। तो ये नोट है इसी कंडीशन के रिलेटेड, ये आपने याद रखना है। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब इसकी डिफाइन सबसे पहले देखनी है और आपने याद रखनी है। द वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क, ये टॉर्क लिखा हुआ है मैंने ब्रैकेट के अंदर। द वेक्टर सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, किसी बॉडी के ऊपर तमाम के तमाम अमल करने वाले जो टॉर्क्स हैं एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो। तो उनका जो वेक्टर सम है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? एक बॉडी के ऊपर अगर टॉर्क अमल कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉर्क का वेक्टर सम किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। या अगर एक टॉर्क अमल कर रहा है तो उसका वो भी जीरो के इक्वल होना चाहिए। समेशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो।
तो 0 के ऊपर फिर मैंने वेक्टर नोटेशन लिखी है, तो बता दिया क्यों लिखी है। नोट, इसमें भी आपने एक चीज बात याद रखनी है कि कभी हमारे टॉपिक में ये डिस्कस हुआ था कि जो टॉर्क है वो एंगल पे डिपेंड करता है, और एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो आपकी वॉच होती है उसकी जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उसकी मूवमेंट की, वो पॉजिटिव लिया जाता है। तो इसका मतलब टॉर्क इज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, तो जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। टॉर्क इज नेगेटिव क्लॉकवाइज, तो जब हमारा टॉर्क हम क्लॉकवाइज देंगे तो वो पॉजिटिव होगा। तो ये था आज हमारे टॉपिक का पहला हिस्सा, जिसमें हमने स्टडी क्या किया है, इक्विलिब्रियम, फिर उसकी दो टाइप्स, उनकी एग्जांपल्स, फिर हमने कहा कि कंडीशंस, हम कब कह सकते हैं कि कोई बॉडी पे कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। तो दो कंडीशन थी, पहली फोर्स के रिलेटेड और दूसरी टॉर्क के रिलेटेड। और फिर हमने दो चीजें इंपॉर्टेंट जो डिस्कस की हैं, लीनियर वेलोसिटी वो वेलोसिटी जब जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग वेलोसिटी होती है बॉडी की, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा हो तो फिर उसकी वेलोसिटी लीनियर नहीं रहती बल्कि एंगुलर हो जाती है। जिस तरह ये मैंने सर्कल देखिए ड्रा किया, उसमें देखिए अगर बॉडी इस तरह मूव कर रहा है फिर भी उसकी वेलोसिटी होगी, लेकिन वो लीनियर नहीं कहलाएगी बल्कि यूनिफॉर्म कहलाएगी। तो ये था आज का हमारे टॉपिक का पहला।